हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, चिकनगुनिया से रिलेटेड और भी बहुत सारे जो मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती है, उनकी डिसीज के साथ में बताऊंगा मैं आप लोगों को। ट्रीटमेंट क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, आप उनमें कौन कौन सी दवाइयां, कौन कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हो पेशेंट को। इसके अलावा मैं जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि ये सब मच्छरों से होती है। जितने भी मच्छरों या मक्खियों से होने वाली जो बीमारियां है ना, उन सबको इस वीडियो में हम लोग कवर करना है। जितनी भी ओवरऑल मच्छर मक्खियों से जो बीमारी होती है, साथ में सिम्टम देखेंगे, कोज देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे, हिंदी भाषा में समझेंगे। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं चिकनगुनिया के ऊपर कि चिकनगुनिया एक्चुअल में क्या होता है। क्योंकि देखो, चिकनगुनिया जो है, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। चिकनगुनिया क्या होता है? चिकनगुनिया एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि किससे फैलता है। चिकनगुनिया मेनली फैलता है किसके द्वारा? ये फैलता है हमारा चिकनगुनिया मच्छर के द्वारा, ठीक है। तो मच्छर से होने वाली डिसीज है ऑब्वियसली, तो हमको इसमें यही समझना है कि डिसीज कैसे होती है, क्या कॉज सिम्टम। तो आइए देखते हैं यार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चिकनगुनिया एक्चुअल में क्या होता है। हम लोग सबसे पहले चीजें समझेंगे इंट्रोडक्शन चिकनगुनिया के बारे में। इंट्रोडक्शन एक बेसिक से समझेंगे कि चिकनगुनिया एक्चुअल में क्या होता है। देखिएगा, चिकनगुनिया इज अ इन्फेक्शन विच इज कॉज बाय चिकनगुनिया वायरस। वायरस होता है चिकनगुनिया, वायरस की वजह से आपको जो चिकनगुनिया नामक बीमारी फैलती है। चिकनगुनिया वायरस, जो चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शन होता है, जो कि चिकनगुनिया नामक वायरस से होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दिस वायरस ट्रांसफर ह्यूमन बाय मॉस्किटो बाइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो डिसीज होती है किससे थ्रू फैलती है? मॉस्किटो बाइट, यानी कि मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है, ठीक है। ये बीमारी मच्छरों के काटने से, ये बीमारी मच्छरों के काटने से आपको होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा मैंने, मच्छरों के काटने से ये बीमारी होगी आप लोगों को, ठीक है। और कौन से मच्छर होंगे बताता हूं मैं। आप इसको एक बार जरा जूम करके मैं बता दे रहा हूं। इस मच्छर को देखिएगा, इसमें जो होता है ये मॉस्किटो, इसमें जो व्हाइट व्हाइट जो डॉट 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 आपको ये दिखाई दे रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये मच्छरों के काटने से फैलने वाली एक बीमारी होती है। नेक्स्ट लाइन इसमें देखिएगा, इंपॉर्टेंट मैंने लिखी हुई है कि जो एडिस एडिस एबिपिक्टस जो मॉस्किटो होती है, वो ट्रांसफर करती है इस वायरस को, ठीक है। एडिस एबिपिक्टस मच्छर के द्वारा यह बीमारी फैलती है, ठीक है। यह बीमारी मुख्य रूप से मेनली जो एडिस जो मच्छर है, एडिस एक स्पीसीज होती है, एबिपिक्टस जो होती है, एबिपिक्टस की जो प्रजाति होती है, उसके द्वारा हमें ये बीमारी देखने को मिलेगी। दूसरी चीज है, इट प्रोड्यूस सिम्टम 3 to 7 डेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि सिम्टम्स कितने टाइम में दिखाएगी भैया? ये 3 से 7 दिनों के अंदर हमें लक्षण दिखने लगते हैं चिकनगुनिया के, ठीक है। तो 3 से मिलेंगे इसके, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। अब आते हैं हम लोग लक्षणों के ऊपर, ठीक है। सॉरी, पहले कारण देख लेते हैं, कॉज, फिर सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। तो इसके जो कॉजेस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉजेस में क्या क्या कॉजेस आपको आएंगे, ठीक है। तो मेनली जो कॉजेस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर आपको कॉजेस जो, इट इज द चिकनगुनिया इज मेनली कॉज वायरस, चिकनगुनिया वायरस से होता है। दूसरी चीज है एडिस एबिपिक्टस, अभी बताया कि इस मच्छर के द्वारा ये फैलती है। जो इसका जो कॉज हुआ, इसका जो कारण हुआ, वो कारण यही है कि ये एबिपिक्टस मच्छर के द्वारा फैलती है, ठीक है गाइस। ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं लक्षणों के ऊपर कि इसके सिम्टम्स हमको क्या क्या देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इसके अगर सिम्टम्स की मैं बात करूँ, तो सिम्टम्स में आपको सबसे पहले रेड रेशेस, ठीक है। आपको रेड रेशेस आपको देखने को मिलेंगे। आपको बैक पेन, यानी कि इस बीमारी में सबसे ज्यादा कमर अकड़ जाती है, व्यक्ति की कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है चिकनगुनिया में। इसके अलावा जॉइंट पेन, आपके जोड़ों में यहाँ पे आपको दर्द देखने को मिलेगा, डेफिनेटली जोड़ों में दर्द होगा। वोमिटिंग, आपको उल्टियां हो सकती है। फीवर, आपको बुखार आ सकता है। हेडेक, आपको सर भारी होना, सर दर्द होने जैसी समस्या में देखने को मिलेगी, देख सकते हो। इस तरह से हाथों पे, पैरों पे लाल लाल चट्टे जो चकते होते हैं ना, उस तरह के रेशेस आपको हाथों में बनेंगे, ठीक है। गालों पे भी बन सकते हैं। इसके अलावा मैंने बोला बैक पेन, आपको बैक पेन हो रहा है यहाँ पे। जॉइंट पेन हो सकता है, उल्टी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नोजिया, हेडेक, सरदर्द, चिल, थकावट। इसके अलावा आपको फीवर, मुख्य रूप से बुखार भी इसमें हाई ग्रेड आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग के सिम्टम्स में, मुख्य रूप से फीवर या बुखार आपको देखने को मिलेगा इसमें। आगे बढ़ रहा हूं मैं।
कॉम्प्लिकेशन चिकनगुनिया, देखो दवाइयाँ मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मेडिसिन के ऊपर नहीं आऊंगा, बट पहले हम लोग पेशेंट को आइडेंटिफाई तो करेंगे ना, पहले हम लोग डिसीज को तो समझेंगे ना, तब हम उस चीज को समझ पाएंगे मेन पॉइंट तक। तो देखो कॉम्प्लिकेशन यानी कि क्या क्या आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अर्थात क्या क्या आपको समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलेगी, हाईलाइट कर दे रहे हैं मैंने। सबसे पहली जो समस्या आपको देखने को मिलेगी चिकनगुनिया में वो होती है आपकी जॉइंट स्वेलिंग, जोड़ों में सूजन आ जाना, आपको ये दिक्कतें हो सकती है। जॉइंट पेन, जोड़ों में आपको दर्द होगा। मसल पेन, आपको मांसपेशियों में दर्द होगा, मसल्स में दर्द होगा। मसल स्टिफनेस, मांसपेशियों का अकड़ना, आपकी मांसपेशियां है बहुत ज्यादा अकड़ जाएगी, उनमें स्टिफनेस होने लगेगा। ये सारी दिक्कतें हमको देखने को मिलेगी, कॉम्प्लिकेशंस किसमें देखने को मिलेगी, चिकनगुनिया में। याद रखिएगा आप लोग, मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। अब आते हैं डायग्नोसिस यानी कि निदान के ऊपर। एक बेसिक कोई पेशेंट है, कोई मरीज आता है, तो हम लोग कैसे उसके डायग्नोसिस कर सकते हैं। सबसे पहले जो डायग्नोसिस टेस्ट में हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं बहुत सारे, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं सीआरपी, जिसे सी रिएक्टेड प्रोटीन्स के नाम से जाना है। अब आपने देखा वो कोविड में भी सीआरपी करवाए थे। देखो सीआरपी चिकनगुनिया का नहीं बताएगा कि चिकनगुनिया ही हुआ है, वो कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, परंतु जब भी शरीर में कोई बाहरी ऑर्गेनिज्म आता है, कोई संक्रमण होता है, तब सीआरपी का लेवल हाई हो जाएगी। प्री टेस्ट है ना। कोई मरीज आया आपके पास, बोल रहा है सर मेरी कमर बहुत अकड़ रही है और मेरे घुटनों में दर्द है, घुटनों में सूजन है, जैसे कि लक्षण मैंने आपको बताए थे, ठीक है, और उसको फीवर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इन्फेक्शन हो सकता है कोई सा, आप पहले सीआरपी करवा लो। सीआरपी क्या होता है, सीआरपी एक प्रोटीन होता है जो कि किसी भी बाहरी संक्रमण के हो जाने पर बढ़ जाता है। जब प्रोटीन का सीआरपी का लेवल बढ़ेगा तब हमको समझ में आएगा हाँ इसे इन्फेक्शन है, और सिम्टम्स के आधार पर आप आइडेंटिफाई कर लोगे। फिर मान लीजिए उसका सब अदर टेस्ट करवाओगे चिकनगुनिया के लिए, जैसे कि उसका ईएसआर आप करवा के देख सकते हो। ईएसआर के अलावा आप उसका टेम्परेचर, शरीर का तापमान आप उसका देख सकते हो, मरीज का तापमान के अलावा आरटीपीसीआर, ठीक है, आरटीपीसीआर एक टेस्ट होता है जो कि हमने कोविड में भी करवाए थे, वायरस के लिए होता है, इनका टेस्ट भी करवा के आप पता कर सकते हो। इसके अलावा एक और टेस्ट मैंने लिखा आईजीएम एलाइजा टेस्ट, एक टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, एलाइजा टेस्ट करके भी आप पता कर पाते हो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोफॉर्मेट एसेसी, ये सारे टेस्ट लगाते हैं हम लोग चिकनगुनिया में। और आगे बढ़ता हूं मैं इसकी नेक्स्ट चीजों पे। अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट यानी कि उपचार के ऊपर। आप समझिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां से स्टार्ट होगी। सबसे पहले देर इज नो एनी, सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, देर इज नॉट अवेलेबल, यहां पे ये बोल रहा है देर इज नॉट अवेलेबल एनी स्पेसिफिक वैक्सीनेशन, यहां पर कोई भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है चिकनगुनिया के लिए स्पेसिफिक, कि आप उस वैक्सीनेशन को देख के मरीज को सही कर पाओ, ठीक है। चिकनगुनिया के लिए कोई विशिष्ट वैक्सीन नहीं बनाई गई है, कोई भी विशिष्ट वैक्सीन उपलब्ध है ही नहीं। इसके इलाज में हम लोग को सिम्टम्स के आधार पर, बोला है लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर हमें उसके सिम्टम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर उस मरीज का इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले जो इसमें हमने देखा कि मरीज को क्या होता है भैया, मरीज को आता है बुखार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई गई है कि मरीज को आता है बुखार। तो बुखार के लिए आप सिंपली, सबको पता है, एंटीपायरेटिक मेडिकेशन देते हैं। एंटीपायरेटिक मेडिकेशन में सबसे पहले आप यूज करोगे पैरासीटामोल को, ठीक है। पैरासीटामोल 500 mg की टेबलेट टीडीएस मरीज को, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फीवर आते हैं, तो 500 mg की टेबलेट को टीडीएस 8 घंटे में आपको देना होता है मरीज को। इसके अलावा मैं बात करूं, इसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसके अलावा पैरासीटामोल का आईवी इन्फ्यूजन 100 ml में आता है, ठीक है। तो आईवी इन्फ्यूजन 100 ml में दिन में 2 बार मरीज को, जब हॉस्पिटलाइज होता है, पेशेंट भर्ती होता है, तब दिन में इसको 2 बार आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पीसीएम का कंपोजिशन है, इन्फ्यूजन फॉर्म में मिलता है हमें पीसीएम इन्फ्यूजन पर 1 ग्राम पर 100 ml, मतलब ये होता है 1 ग्राम 1 ml, मतलब 1000 mg का ये आईवी रहता है, ठीक है। और टेबलेट तो सबको पता है 500 mg की आती है, बहुत सारे नाम से मिल जाती है, कैलपोल के नाम से मिल जाती है, पैरासीटामोल के नाम से भी मिल जाती है, और भी अदर नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। अब देखो ये तो हमने किया, अब इसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज को समझेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो जब भी क्या होता है, जब भी आपके शरीर में चिकनगुनिया जैसी बीमारी का इन्फेक्शन होता है, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड होने लग जाती है, मतलब उसके शरीर में बहुत ज्यादा पानी की
कमी आ जाती है। अब जब पानी की कमी आएगी तो आप क्या करोगे, पानी की कमी आने पे आपको इलेक्ट्रोलाइट का आपको सिंपली यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए आप क्या करोगे, आप उसको बॉडी फ्लूइड देते हो। बॉडी फ्लूइड में आप क्या क्या दे सकते हो उसको, सिंपल बात है, ड्यूरिंग द चिकनगुनिया डिक्रीज बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी की फ्लूइड की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में आप RL 500 mg ओडी सुबह, हमने RL दिया क्योंकि RL में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। RL मॉर्निंग में सुबह दिया हमने 500 ml लगाया पेशेंट को, और रात के समय में हम लोग NS लगाएंगे 500 ml में, ठीक है। जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे बनता है, मॉर्निंग में सुबह RL दिया, ठीक है, और नाइट में हमने इसको क्या दिया, 500 ml NS दिया। अब NS में हम क्या करेंगे, पोलीबियन मल्टीविटामिन डालेंगे, क्योंकि मरीज में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, विटामिन लेवल भी डाउन होते लगते हैं। तो क्या होगा, मरीज को थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग फील होगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो जब उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो वो बहुत जल्दी उस चीज से रिकवरी कर पाएगा। तो पहले चीज है हमें कि मरीज को हाइड्रेटेड रखना। हाइड्रेटेड रखने के लिए सिंपल बात बताई कि मैंने सुबह आपको 500 ml RL लगाना है, शाम को 500 ml NS देना है, और NS में हम लोग को पोलीवियन मल्टीविटामिन आपको डाल के देना होता है, NS में मिला के दिया जाता है। इसका आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है, जैसे कि मैंने बोला कि मरीज को क्या होता है, मरीज को इसमें बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। जब भी मरीज को जॉइंट पेन आपको देखने को मिलेगा, तो जॉइंट पेन के लिए आपको पता है मेडिकेशन में हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं एसिक्लोफेन प्लस पैरासीटामोल का मिक्स कॉम्बिनेशन, और ये अवेलेबल होता है आपको 325 mg में BD। मरीज को दिन में 2 बार आपको देना होगा, जब आपको क्या होगा कि जॉइंट में दर्द वगैरह भी हो रहा है तब, ठीक है। काफी अच्छी मेडिसिन है ये आपको क्रिटिफेन के नाम से मिल जाती है टेबलेट। एसिक्लोफेन एंड पैरासीटामोल का मिक्स कॉम्बिनेशन इसके अंदर पाया जाता है। तो याद रखना इस जॉइंट पेन में काफी अच्छा इफेक्ट करते हैं अगर मरीज को दर्द चिकनगुनिया में हो रहा है। तो आगे बढ़ता हूं, अब दूसरी बीमारी के ऊपर बढ़ते हैं। अभी तक हमने चिकनगुनिया समझा है। देखो चिकनगुनिया के लिए कोई विशिष्ट स्पेसिफिक वैक्सीन है ही नहीं, उसको हम लोग लक्षणों के आधार पर मरीज को सही करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं दूसरी बीमारी जो कि मच्छर से ही फैलती है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। आपकी जैपनीज जो इंसेफ्लाइटिस होती है बहुत ही खतरनाक बीमारी है गाइस, इससे ना व्यक्ति की डेथ हो ही जाती है। मतलब अगर आप ट्रीटमेंट प्रॉपरली टाइम पे स्टार्ट नहीं करता है पेशेंट, तो आपको जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की डिसीज हो सकती है। देखो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उससे। अब देखो, इट इज वायरल इन्फेक्शन विच इज अफेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये चीज समझेगा गाइज आप लोग कि ये ब्रेन और मस्तिष्क की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। आपका मस्तिष्क और आपकी स्पाइनल कोड इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अभी नीचे हिंदी में मैंने कि ये वायरल संक्रमण होता है जो कि स्पाइनल कोड तथा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा आप इसमें, इट इज मेनली कोज बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो स्पीसीज। देखो क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं ना, क्यूलेक्स प्रजाति की मादा मच्छर, ये देख सकते हो इस तरह की, ये आपको जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी कॉज करती है, ठीक है। अब उसमें क्या था, हमको सफेद सफेद धब्बे मिले थे पिछले वाली में। इसमें क्या होता है इस रेड रेड, आप देख सकते हो इसकी बॉडी पे, यहाँ पे आपको अगर रेड रेड दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे, ठीक है, ये रेड रेड आपको इस तरह का रेड रेड आपको क्यूलेक्स मॉस्किटो की जो स्पीसीज है उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं इसमें इट इज मेनली इफेक्ट चिल्ड्रन इन समर। गर्मियों के समय में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि समर के समय में हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं, चिल्ड्रंस में होता है, बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, और ये गर्मियों के समय में सबसे ज्यादा देखा जाता है। मुख्य रूप से किस में देखा जाता है, बच्चों में। जब गर्मियां आती है, समर वेकेशन जो होते हैं, समर की जो समय लगता है उसमें होगा। इट्स सिम्टम सेम एज डेंगू। ये चीज देखिएगा आप कि जो ये बोल रहा है कि सिम्टम जो होते हैं सेम होते हैं किसके जैसे, डेंगू मच्छर के, पर ये अलग है, इंसेफ्लाइटिस अलग है, डेंगू मच्छर जैसे सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, इतना समझ में आया होगा आपको। स्टेजेस ऑफ इंसेफ्लाइटिस, मतलब एक बार किसी मरीज को यदि इंसेफ्लाइटिस हो गया है तो उसकी कितनी स्टेजेस हो सकती है, आपको कितने स्टेजेस में वो देखने को मिलेगा। देखिएगा, पहली होती है आपकी प्रोडर्मल स्टेज। प्रोडर्मल स्टेज में क्या होता है,
इट इज स्टार्ट बिफोर अफेक्टिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एक्सटेंड 2 to 5 days। देखो मस्तिष्क और स्पाइनल, जैसे हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, कौन सा वाला, जेपनीज इंसेफ्लाइटिस वायरस है, इसका इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद क्या होगा गाइज, हमें इन्फेक्शन होने के बाद ये पहले ब्रेन और स्पाइनल कोड में इफेक्ट करने से पहले प्री जो होता है उस स्टेज को बोलते हैं प्रीडर्मल स्टेज। इसमें कैसे पहचानोगे, 2 से 5 दिन तक चलेगा। इन दिस स्टेज पेशेंट फील हेडेक, शिवरिंग एंड फीवर। देखो कपकपी चलेगी, कपकपी चल के धुजनी चल के ठंड आएगी इसमें, और इसके अलावा आपको पेशेंट फील हेडेक, मतलब बहुत ज्यादा हेडेक आपको भारी भारी सर में लगेगा। इस तरह का आपको ये बिफोर स्टेज होती है। इसके बाद आती है आपके सीवियर यानी कि तीव्र चरण, सीवियर स्टेज। इसमें क्या होगा, इफेक्ट ब्रेन इन स्पाइनल कोड, जो आपके मस्तिष्क और स्पाइनल कोड की बात कर रहे हैं ना, ये मस्तिष्क और स्पाइनल कोड आपका इफेक्टेड हो जाता है। इसमें मस्तिष्क और ब्रेन स्पाइनल कोड इफेक्टेड होता है। इसके अलावा बोल रहा है इंक्रीज, दूसरा सिम्टम्स क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इंक्रीज बिफोर सिम्टम, मतलब जो पुराने सिम्टम जो उसे सिवरिंग वगैरह धुजनी चल रही थी वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सिवरिंग पुराने सिम्टम से मरीज के वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कुछ और देखने को मिलेगा, शरीर में सूजन आ जाना, मतलब व्यक्ति को शरीर में अत्यधिक सूजन आपको देखने को मिलेगी, स्वेलिंग बॉडी में आ जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है गाइस, ये चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से स्टेजेस में। अब आते हैं हम लोग सिम्टम्स, यानी कि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस में आपको क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो सिम्टम्स होता है मरीज का वो होता है हाई फीवर, यानी कि मरीज को अत्यधिक बुखार आएगा। इसके अलावा जो दूसरा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा इसमें वो होता है मेंटल डिस्टर्ब, क्योंकि पता है हमको ब्रेन और स्पाइनल कोड में इफेक्ट करता है तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा पेशेंट। इसके अलावा बैक स्टिफनेस, आपकी जो कमर है वो अकड़ने लग जाएगी। और दूसरे सिम्टम्स की बात करूं तो बॉडी स्वेलिंग, आपकी जो बॉडी में सूजन आ जाएगी। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करूं तो बिहेवियर चेंजेस, यानी कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो परिवर्तन होने लगेगा। इसके अलावा डिफिकल्टी इन टॉकिंग, मतलब जो व्यक्ति बात करेगा वो लड़खड़ा जाएगा, ठीक से बात नहीं कर पाएगा। तो गाइस ये कुछ सिम्टम्स है जो आपको ध्यान रखना है, हाई फीवर, मेंटल डिस्टर्ब, बैक स्टिफनेस, पीठ अकड़ जाना, बॉडी स्वेलिंग और बिहेवियर चेंजेस और डिफिकल्टी इन टॉकिंग। आगे बढ़ रहा हूं मैं, कॉजेस के ऊपर आते। अब आपको कॉजेस में क्या क्या समझने, क्या मतलब कैसे कॉज होता है, ये कारण क्या होता है इसका। ठीक है, तो इसमें सबसे मैंने पहली और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख दी है कि भैया इट इज अ मेनली कॉज बाय फ्लेवी वायरस। एक फ्लेवी वायरस होता है, उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे बताई हुई है, इट इज ट्रांसफर बाय मॉस्किटो बाइट, जब भी कोई मच्छर आपको काटता है उसके द्वारा ये फैलती है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से, कोशिश याद रखना। कॉम्प्लिकेशंस, आपको क्या समस्याएं देखने को मिलेगी, आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन। पहली चीज है कि भैया अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो मरीज बेचारा कोमा में चला जाएगा। और अगर सीजर, झटके आने लगेंगे उसको। सीजर्स के अलावा आपको पैरालिसिस यानी कि लकवा हो सकता है, और ये लकवा परमानेंट भी रह सकता है व्यक्ति के ठीक होने में। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर है, कंप्लीट मेंटल डिसऑर्डर, पूर्ण रूप से मरीज को मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, पूर्ण रूप से मेंटल डिसऑर्डर उसको होने लगेंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो आपको, कॉम्प्लिकेशन है जो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या दिक्कतें आपको होगी। देखो सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन एक अलग चीज है। सिम्टम मतलब लक्षण क्या दिख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन मतलब उसको क्या समस्या हो गई वो है ना बाद में। अब आते हैं निदान इंसेफ्लाइटिस के जो निदान, जो कि डायग्नोसिस जो हम करते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करो डायग्नोसिस की, तो पहले तो आप करवा लो सीएसएफ, क्योंकि हमें पता है मस्तिष्क और स्पाइनल कोड में इफेक्ट करता है। तो सीएसएफ निकला के सीएसएफ की माइक्रोस्कोपी फिजिकल एग्जामिनेशन आप करके पता कर पाते हो। इसके अलावा आप लोग इसमें आरटी-पीसीआर टेस्ट कर सकते हो, एलाइजा टेस्ट आप कर सकते हो, ईएसआर आप, सीआरपी आप कर सकते हो, सी रिएक्टेड प्रोटीन, और सीबीसी टेस्ट भी आप कर सकते हो। इनके थ्रू आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। और एलाइजा टेस्ट के थ्रू, याद रखना गाइस, एलाइजा टेस्ट के थ्रू मेनली है, और एलाइजा और दूसरा आपका आरटीपीसीआर, इन दोनों टेस्ट के द्वारा आप एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे। आगे बढ़ता हूं मैं,
गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं बता रहा हूँ, वीडियो इसलिए नहीं आई है बहुत दिन से क्योंकि हमारा नया कोर्स डेवलप हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना, प्लीज़ फीडबैक तो आप जरूर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि आप एक्चुअल में आपको चीज़ समझ में आ रही है। इसकी पूरी मैं आप लोगों के लिए बुक रेडी कर रहा हूँ, फुल मेडिकल नॉलेज, पूरी डिटेल से बीमारियों का लक्षण, ट्रीटमेंट वगैरह क्या होता है, पूरी ऐसी मोटी बुक आप लोगों के लिए बनाऊंगा जो अगर आप लोग को चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, बट आपको अमेजोन वगैरह इधर उधर नहीं मिलेगी, वो आपको मुझसे ही लेना पड़ेगा, तो आप मुझसे ले सकते हो। दूसरी चीज़, पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो हमारा ऐप खुद का अभी डेवलप हो रहा है, अंडर प्रोसेस है, और वो ऐप बहुत जल्दी बन जाएगा। जितनी जल्दी बनेगा वो क्लास प्लस से जो कि हम लोग बनवा रहे हैं, क्लास प्लस के थ्रू बनवा रहे हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, मैं बस आप जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। क्लास प्लस से हम लोग ऐप बनवा रहे हैं, ऐप में आपको पूरी डिटेल से चीज़ें मिल जाएगी, कैसे होगा, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगी, और कोर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे ऐप बनेगा लगभग 1-1.5 महीना और लग जाएगा, जैसे ऐप डेवलप होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट। अब आप क्या क्या आप मरीज को ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो होता है, इसके G6MCG मतलब यानी कि इस नाम से आपको वैक्सीनेशन मिलती है, इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी ये देख सकते हो आप लोग, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ह्यूमन के लिए। ठीक है, जीव 6 माइक्रोग्राम की होती है, और ये 0.5 ml की होती है, 0.5 ml में अवेलेबल रहते हैं, सिंगल डोज इसमें होता है। तो याद रखना, जीव 6 mcg की आपको माइक्रोग्राम में मिलती है, अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। याद रखना, इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है जो कि हम लोग जैपनीज इंसेफ्लाइटिस में देते हैं। ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो जैसे सेम चीजें है कि भैया जब ये इन्फेक्शन भी होता है ना, तब बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। डिहाइड्रेशन में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से उसको पानी की कमी होगी, तो हमें पानी की कमी बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट में हम लोग सिंपली यहाँ पे देंगे उसको इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में बैलेंस करना है आप लोग को। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे करोगे आप लोग? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए आप इसमें सिंपली स्टार्ट करोगे, इसमें आरएल को स्टार्ट करोगे, 500 ml की सुबह देना है, शाम को एनएस देना है, एनएस में आप मल्टीविटामिन देना है। क्यों मल्टीविटामिन हमेशा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मरीज को प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए आप इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे जॉइंट पेन अगर वगैरह देखने को मिल रहा है, बॉडी में जकड़न वकड़न हो रही है, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, एसिक्लोफेन पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, और अगर बुखार ज्यादा है तो पैरासीटामोल का आईवी सस्पेंशन वगैरह दे सकते हो। आपको बेसिक चीजें जो आनी चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग मलेरिया के ऊपर। अब हम लोग मलेरिया के बारे में, क्योंकि मलेरिया भी मच्छर से फैलने वाली बीमारी होती है, तो मलेरिया में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मलेरिया क्या होता है समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको डिटेल से समझिएगा। जो मलेरिया होता है, मलेरिया डिसीज विच इज मेनली कोज बाय मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया एक ऐसी बीमारी होती है जो कि मलेरिया पैरासाइट की वजह से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मलेरिया बीमारी मलेरिया पैरासाइट से होती है। इट इज मेन, ये ब्लड पैरासाइट होता है ना, जो कि हमारे रक्त के अंदर घुस के हमें नुकसान करता है। इन दिस इट इज मेनली कोज बाय मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से ही फैलता है, बेसिकली बात है ये तो। इन दिस डिसीज इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, सबको पता है बहुत ज्यादा हाई ग्रेड इसमें फीवर देखने को मिलेगा आपको। आगे बढ़ रहा हूं मैं। टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट, देखो गाइज आपको मलेरिया समझने से पहले, मलेरिया को समझने से पहले भैया आप उसके टाइप्स को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, टाइप्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसके प्रकार कैसे होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है वो था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब देखना प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जरा होता क्या है। दिस स्पीसीज कैन सी एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, सेंट्रल साउथ अमेरिका में भी आपको देखने को मिलेगी बीमारी, ज्यादातर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो स्पीसीज है वहां मिलेगी। ठीक है, मलेरिया की यह प्रजाति एशिया, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल और साउथ अमेरिका में आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे टाइप्स की बात करूं तो दूसरे टाइप में आपको सिंपली समझना होगा कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या है। दिस स्पीसीज वेरी रैपिडली सेपरेट, इट इज मेनली सीन इन साउथ एंड ईस्ट एशिया एंड इंडिया। इंडिया में भी आपको कौन सी मिलेगी, फेल्सीफेरम नामक डिसीज, फेल्सीफेरम नामक स्पीसीज जो मच्छर की होती है, पैरासाइट पैरासाइट की होती है, मलेरिया पैरासाइट की, वो हमें इंडिया में देखने को फेल्सीफेरम। ठीक है, इसके लिए मेडिसिन आती है, इंजेक्शन आता है फेल्सिको, अगर आपने सुना हो तो मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे होता है। आप आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। दो स्पीसीज और है इसकी, इस मच्छर की दो स्पीसीज और है। पहली है आपकी प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम
ओवेल। अब देखो दिस स्पीसीज जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होती है, दिस स्पीसीज कैन सी एवरीवेयर बट इट इज नॉट सीन इन अफ्रीका में जो है ये बीमारी नहीं देखने को मिलती है। अफ्रीका के अलावा आपको और भी बहुत सारी जगह देखने को मिल जाती है प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवेल जो होती है इट इज ओनली सीन इन वेस्ट अफ्रीका। जो वेस्ट अफ्रीका होती है वहां पे ये बीमारी सबसे ज्यादा ये वाली स्पीसीज देखने को मिलती है। बीमारी तो एक ही है, मलेरिया, मलेरिया पैरासाइट से बोलती है, बट उसकी प्रजातियां है जिसके द्वारा फैलती है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रीटमेंट। पहली चीज है ट्रांसमिशन के ऊपर आते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में हम क्या होता है, एनाफिलस मॉस्किटो, मच्छरनी का नाम है एनाफिलस मॉस्किटो। अब देखो आपने जो पहला जो व्हाइट डॉट वाली मॉस्किटो देखी थी, बट इसमें क्या एडिशनल है, इसमें बीच में आपको रेड रेड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से रेड रेड और आसपास व्हाइट व्हाइट आपको देखने को मिलेगा। ये मेनली जो बीमारी कॉज करती है वो जो ट्रांसमिशन करती है वो एनाफिलस मॉस्किटो करती है। ठीक है गाइस, आप देखो लैब डायग्नोसिस आप लैब में कैसे पता कर पाओगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है लैब डायग्नोसिस भी, कि भैया कैसे आप लैब डायग्नोसिस करोगे। इसमें रैपिड कार्ड मेथड है, जैसे यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट लगाते हैं उसी तरह से ये कार्ड भी आता है। इस कार्ड में क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरह का कुछ कार्ड होता है। इस कार्ड में आप क्या करते हो, यहाँ पे एक ड्रॉप ब्लड डालोगे, अगर डबल आया पॉजिटिव, अगर यहाँ पे आया तो ये सी मतलब नेगेटिव, इस तरह से कंट्रोल। देखिएगा फॉर रैपिड डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया रैपिड कार्ड मेथड यूज, जो कि रैपिड कार्ड मेथड यूज करते हैं हम लोग। इन दिस मेथड एड 1 ड्रॉप ऑफ रैपिड कार्ड, मतलब रैपिड कार्ड में एक ड्रॉप ब्लड को डालते हैं और रिजल्ट देखते हैं, वेट करते हैं। ठीक है, रिजल्ट किस तरह से आएगा, जूम करता हूं मैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है T1 T2 ये पॉजिटिव है, सी पे कंट्रोल नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिलेगा। जैसे कि ये नेगेटिव है, बीच वाला नीचे लिखा हुआ है नेगेटिव। ठीक है, एस मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एस, देखिए देख सकते हो आप लोग एस, ये लिखा है एस। यहाँ पे आपको सैंपल को पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ड्रॉप सैंपल डालो और जैसे वो आगे बढ़ेगा तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। देखो मलेरिया का ट्रीटमेंट आपको अच्छे से समझना होगा। मलेरिया में सबसे पहले लेरिगो डीएस नामक एक टेबलेट आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है लेरिगो डीएस। ठीक है, लेरिगोडियस जो होती है, लेरिगोडियस इस दवाई का इस्तेमाल मलेरिया में किया जाता है। लेरिगोडियस का इस्तेमाल मलेरिया में हम लोग करते हैं। डोजेस की अगर बात करूं तो लेरिगोडियस का डोजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिएगा डोजेस मतलब पहले दिन जब मरीज बीमार हुआ तो पहले दिन आप क्या करोगे, सुबह 10 बजे आपको 500 mg 500 mg में 2 टेबलेट यानी कि 1000 mg आपको तुरंत देना है। जैसे कि टेबलेट में भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग टेबलेट देखो, यहाँ पे भी मैंने टेबलेट में बताया हुआ है कितनी टेबलेट है। यहाँ पे जो आपकी टेबलेट है 1 2 3 4 एंड 5, टोटल आपकी 5 टेबलेट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो 5 टेबलेट में आपको 5 टेबलेट किस तरह से देना है, सुबह आपको 10 बजे, जैसे आज से हम दवाई स्टार्ट कर रहे हैं तो सुबह आपको 500 mg की 2 टेबलेट देना है। ठीक है, एक साथ में 2 टेबलेट दोगे 1000 mg होगी, और दोपहर में वापस 4 बजे 500 mg की फिर से एक टेबलेट दोगे। ये तो वो आपका स्ट्रेट डोज मतलब तुरंत मरीज को देना है। उसके बाद जो सेकंड जब दूसरा दिन आएगा तो सुबह 10 बजे 500 mg की एक गोली देना है, फिर तीसरे दिन फिर से 500 mg की एक गोली देना है 10 बजे। तो इस तरह से इसका डोज रहता है। टोटल कितनी टेबलेट हुई, देखो भैया दो, सबसे पहले हम लोग ने टेबलेट जो दी थी 2 टेबलेट एक दिन दी थी, मतलब एक दिन में 3 टेबलेट यहाँ दी थी, 4 और 5, और यहाँ पे 5 टेबलेट ही आती है, 3 2 और 3 5, 3 2 5, 5 टेबलेट आती है। इस तरह से इसका डोज रहता है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से, नेक्स्ट जो इसमें देनी है मलेरिट। मलेरिट जो होती है ये भी देखो ये लिखा हुआ है मैंने इसमें, ये दवाई लेरिगोडियस टेबलेट जो पीछे मैंने बताई है वो टेबलेट देना है, और उसके साथ में ये टेबलेट भी मरीज को दी जाती है, ये टेबलेट को भी मरीज को देना होगा इसमें। ठीक है, 15 mg की गोली आती है, ओडी दिन में एक बार ही दी जाती है। कितने दिन तक देनी है मरीज को, टोटल ओवरऑल 7 दिन तक ये दवाई को देना होगा आपको मरीज को। ठीक है, 7 दिन तक इस दवाई को देना होगा। और साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो साइड इफेक्ट में सबसे पहला जो होता है आपका जी मसलाना इसमें देखने को मिल सकता है, हेडेक आपको, डिजीनेस, स्लीपी, ये अगर दिक्कत देखने को मिले तो मरीज को आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कतें नहीं होती। तो मेलरिट जो है लेरिगोडीएस के साथ में ही आपको देना होगी। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब देखो जैसे कि मैंने बताया हुआ पीछे की कि आपको सिंपल बात है कि आपको यहाँ पे मैंने लेरिगोडीएस तो देना है, साथ में आपको
मेलरिड भी देना होती है, ठीक है, दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन में देना होती है साथ में। अगर ये देना है तो हम लोग किस तरह से पेशेंट का जो है डायग्नोसिस को समझ सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले मैंने बोला है कि मरीज को सुबह टैबलेट लेरिगो डीएस से स्टार्ट करना है। ये जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है वो कैसे बना होगा, लेरिगो डीएस के साथ में आप मेलरिड दे सकते हो। मेलरिड 7 दिन तक आपको देना होगी, इसको आप ओडी देना है दिन में एक बार। इसके अलावा एक मेडिकेशन टैबलेट में आप पैरासीटामोल 625 mg की एसओएस, यदि मरीज को बुखार आए, फीवर आए तो लेना है। इसके अलावा दूसरी चीज मैंने बताई टैबलेट पेंटाप्राजोल, यानी कि गैस वगैरह बनेगी बहुत ज्यादा तो ये भी आपको लेना है ताकि आपकी दवाइयों से गैस ना बने। और ऑनडेम, यदि अगर उसको जरूरत लग रही है तो ऑनडेम का यूज करना है, नहीं करना उसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको एक थोड़ा सा बेसिकली याद रहेगा इसमें। अब आते हैं हम लोग दूसरे ट्रीटमेंट। अब देखो मलेरिया का एक ट्रीटमेंट तो ये हो गया, इससे ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है ल्यूमरेक्स, ठीक है। ये जो टेबलेट होती है ल्यूमरेक्स काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा इफेक्टिव टेबलेट होती है गाइस। ल्यूमरेक्स याद रखना, ल्यूमरेक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग करते हैं ल्यूमरेक्स का। इसके बाद देखिए डोजेस की अगर मैं बात करूं ना इसके, तो डोजेस में अगर देखेंगे हम लोग तो सुबह सेम एज इट इज, जो डोज पहले देखा था एज इट इज इसका भी रहेगा। सुबह 10 बजे हम लोग 80 mg की एक टेबलेट देते हैं और दोपहर में फिर इसको 80 mg की, मतलब दिन में जो पहला दिन रहेगा उसमें 2 टेबलेट देना है। उसके बाद जो दूसरा दिन रहेगा 80 mg की एक टेबलेट दिन में 2 बार देना है और फिर ही देना है। मतलब इसमें फर्स्ट डे आपको मेनली डिसाइड करना होगा कि कैसे देना है, टाइमिंग चेंज करके, और फिर सेकंड डे से आपको कंटिन्यू कर देना। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब इसमें जैसे हमने लेरिगो डीएस के साथ कॉम्बिनेशन में आपने एक मेलरिड टेबलेट दिया था, उसी तरह से इसमें भी हम लोग को मेलरिड टेबलेट देना होगा। प्रिस्क्रिप्शन की बात करूंगा तो प्रिस्क्रिप्शन में आप सिंपली कैसे समझोगे, ल्यूमरेक्स एक टैबलेट देना है, ल्यूमरेक्स के बाद आपको 7 दिन तक मेलरिड कंटिन्यू रखना है, पैरासीटामोल जरूरत होने पर पेंटाप्राजोल और ऑनडेम आपको यूज करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां से। इसमें आता है फेल्सिगो, सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर ज्यादा प्रॉब्लम, मरीज को बहुत ज्यादा स्थिति खराब है तो आप फेल्सिगो का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आईवी इंजेक्शन फॉर्म में होता है फेल्सिगो। ये इंजेक्शन मलेरिया फेल्सीफेरम स्पीसीज के लिए देते हैं मेनली। फर्स्ट डे पहले दिन 60 mg का दिन में 2 बार आपको देना होगा, फर्स्ट डे बीडी, देन उसके बाद 2 दिन तक फिर ओडी देना होगा। इससे आपकी कंडीशन मेंटेन आ जाती है। नहीं होता है तो इसको 4 डे 5 डे डॉक्टर के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फेल्सिगो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहां तक आपको मेडिकेशन इतना तो समझ में आया होगा। ये 3 डिसीज मैंने बताई, जापानीज इंसेफ्लाइटिस और मलेरिया, और इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में जो डिसीज बताई थी वो कौन सी थी, स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस किया था चिकनगुनिया। तो इतनी बीमारी आपको समझ में आई हो तो प्लीज आपका फीडबैक कमेंट में जरूर देके जाइएगा, और आप लोग कितने जो हमारा ऐप है वहां पे आप लोग आके पूरी डिटेल से चीजें पढ़ना चाहते हो जरूर बताइएगा। मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।